परफॉर्मेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बस और ज़्यादा हार्डवेयर लगा देना एक बहुत ही महंगा जुआ है और इसका फ़ायदा अक्सर वैसा नहीं मिलता जैसा हम उम्मीद करते हैं। सिस्टमिक स्कैक में आपका स्वागत है। मेरा नाम कबीर आनंद है। ये सिस्टम इंजीनियरिंग सीरीज का एपिसोड 37 है और आज हम थ्रूपुट ऑप्टिमाइजेशन को इस तरह से समझेंगे जो आपको इस टॉपिक पर सिस्टम इंजीनियरिंग इंटरव्यूज के लिए तैयार करने में मदद करेगा। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ सर्वर बढ़ा देने से अक्सर लीनियर गेन्स क्यों नहीं मिलते। इसलिए हम इस पर चर्चा करेंगे कि कैसे सबसे स्लो स्टेज को पहचान कर, चाहे वो सीपीयू लिमिट्स हो या नेटवर्क लेटेंसी, आप इंटरव्यू के दौरान अपने आर्किटेक्चरल ट्रेड ऑफ्स को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जस्टिफाई कर सकते हैं। हम शुरुआत करेंगे स्केलिंग पैराडॉक्स से, जहां अक्सर किसी प्रॉब्लम में ज्यादा हार्डवेयर लगाने के बाद भी हमें वो लीनियर गेन्स नहीं मिलते जिसकी हम उम्मीद करते हैं। इस लेसन की शुरुआत इस कड़वी सच्चाई से होगी कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम उतना ही तेज होता है जितना उसका सबसे धीमा स्टेज। इसीलिए हम देखेंगे कि उन बॉटलनेक्स को कैसे ढूंढा जाए जो सीपीयू साइकिल्स, डेटाबेस इंडेक्सिंग या यहां तक कि बैकअप क्यूज में छिपे होते हैं। एक बार जब हम इस फ्रिक्शन को पहचान लेंगे तो हम 6 जरूरी टेक्निक्स के टूल बॉक्स में गहराई से उतरेंगे, जिसमें पैरेललिज्म और बैचिंग से लेकर कैशिंग और कनेक्शन पूलिंग जैसी डेटा स्ट्रैटेजी शामिल है। लेकिन बात सिर्फ कोड की नहीं है। आप ये भी समझेंगे कि जब एक मोनोलिथ अपनी लिमिट तक पहुंच जाता है तो मौजूदा सॉफ्टवेयर को रिफैक्टर करने और इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर की तरफ बढ़ने के बीच क्या बड़े ट्रेड ऑफ्स होते हैं। हम रेडिस, काफका और एनगिंग्स जैसे रियल वर्ल्ड टूल्स का इस्तेमाल करके रिजल्ट्स को मेजर और वैलिडेट करने के एक रिपीटेबल साइकिल को भी समझेंगे। आखिर तक आपके पास वो लॉजिक और समझ होगी जिससे आप ब्लाइंड ऑप्टिमाइजेशन के जाल से बच सकेंगे और ये जान पाएंगे कि किसी हाई प्रेशर इंजीनियरिंग इंटरव्यू में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े फैसलों को सही तरीके से कैसे जस्टिफाई करना है। इमेजिन कीजिए कि आप 2026 वर्ल्ड कप जैसे किसी बहुत बड़े ग्लोबल इवेंट का बैकएंड मैनेज कर रहे हैं। लाखों फैंस एक ही समय पर टिकट बुक करने या स्कोर चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ असल मैकेनिज्म ये है कि आपके लोड बैलेंसर पर एक साथ आने वाले कॉन्करेंट कनेक्शंस का एक जबरदस्त सैलाब आ गया है। अगर आपका सिस्टम खराब तरीके से डिजाइन किया गया है तो इसका नतीजा एक टोटल लॉकआउट होगा, जहां डेटाबेस सीट रिजर्वेशन के लिए आने वाले राइट वॉल्यूम को हैंडल ही नहीं कर पाएगा, जिससे हर एक रिक्वेस्ट टाइम आउट होने लगेगी। भले ही आपके पास दुनिया का सबसे पावरफुल सीपीयू क्यों ना हो, अगर आपकी एप्लीकेशन डेटाबेस रो पर सिंगल थ्रेडेड लॉक के इंतजार में फंसी है तो वो एक्स्ट्रा पावर पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। इस तरह का फेलियर आमतौर पर एक कैस्केडिंग कोलैप्स जैसा दिखता है, जहां फ्रंट एंड सर्वर्स के कनेक्शन पूल्स फुल हो जाते हैं और फिर वे सबको रिजेक्ट करना शुरू कर देते हैं। यही वो सिचुएशन है जिसकी वजह से हमें हार्डवेयर से आगे देखने की जरूरत है। आप कोड में मौजूद सिंक्रोनाइजेशन बॉटलनेक से सिर्फ पैसा खर्च करके बाहर नहीं निकल सकते। हमें यह समझना होगा कि यूजर के ब्राउजर से लेकर फिजिकल डिस्क तक हर पाइप से डेटा कैसे मूव करता है, ताकि जब पूरी दुनिया देख रही हो तब आपका सिस्टम मजबूती से खड़ा रहे। स्केलिंग पैराडॉक्स एक ऐसी फ्रस्ट्रेटिंग हकीकत है जहां आप अपना हार्डवेयर बजट तो डबल कर देते हैं लेकिन परफॉर्मेंस में सिर्फ 10% का इजाफा देखते हैं। इसके पीछे का मैकेनिज्म अक्सर कंटेंशन या सिंक्रोनाइजेशन ओवरहेड होता है। एक ऐसे सिनारियो के बारे में सोचिए जहां आपके पास 100 वर्कर्स हैं जो एक ही सिंगल फाइल में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। वहां 100 और वर्कर्स जोड़ देने से राइटिंग फास्ट नहीं हो जाएगी, इससे बस हर किसी का लाइन में वेट करने का टाइम बढ़ जाएगा। इस पैराडॉक्स का नतीजा ये होता है कि वर्टिकल स्केलिंग पर कैपिटल और इंजीनियरिंग एफर्ट की भारी बर्बादी होती है, जो असल में कोर इशू को सॉल्व ही नहीं करती। जब कोई सिस्टम इस दीवार से टकराता है तो उसका फेलियर बिहेवियर अक्सर एक प्लेटो जैसा होता है, जहां थ्रूपुट बढ़ना बंद हो जाता है, चाहे आप कितने भी कोर्स क्यों ना जोड़ ले। इंटरव्यू सेटिंग में आप ये पॉइंट आउट करना चाहेंगे कि लीनियर स्केलिंग ही हमारा गोल है, लेकिन ये शायद ही कभी डिफॉल्ट रूप से मिलती है। आपको ये समझाना होगा कि जैसे जैसे आप ज्यादा नोड्स जोड़ते हैं, उन नोड्स के बीच का कम्युनिकेशन ओवरहेड उन्हीं रिसोर्सेज को कंज्यूम करने लगता है जो आपने अभी अभी जोड़े थे। अगर आप शुरू से ही हॉरिजॉन्टल ग्रोथ के लिए डिजाइन नहीं करते हैं तो आप आखिरकार एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाएंगे जहां कोऑर्डिनेशन की बढ़ती कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से हार्डवेयर जोड़ना असल में सिस्टम को और स्लो कर देता है। हर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम असल में अपने सबसे स्लो स्टेट से कंट्रोल होता है, जिसे हम अक्सर वीकेस्ट लिंक कहते हैं। इसके पीछे का मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। अगर आपका वेब सर्वर हर सेकेंड 10,000 रिक्वेस्ट प्रोसेस कर सकता है लेकिन आपका डेटाबेस सिर्फ 500 ही हैंडल कर पा रहा है, तो आपके पूरे सिस्टम का टोटल थ्रूपुट सिर्फ 500 ही रहेगा। आप वेब सर्वर पर कितनी भी ऑप्टिमाइजेशन कर लें, उससे वो फाइनल नंबर नहीं बदलने वाला। इस हकीकत को इग्नोर करने का नतीजा ये होता है कि आप सिस्टम के उन हिस्सों को ठीक करने में अपना टाइम बर्बाद करते हैं जो असल में प्रॉब्लम है ही नहीं। इमेजिन कीजिए एक हाई स्पीड असेंबली लाइन है जहां एक इंसान मैन्युअली पेपर साइन कर रहा है। वो अकेला इंसान पूरी फैक्ट्री की स्पीड तय करता है। जब ऐसा होता है तो फेलियर का पैटर्न कुछ ऐसा दिखता है कि स्लो स्टेट से ठीक पहले वाले बफर्स में रिक्वेस्ट्स का अंबार लग जाता है। इससे मेमोरी पूरी तरह भर जाती है और आखिर में सर्विस क्रैश हो जाती है या कनेक्शंस ड्रॉप होने लगते हैं। किसी इंटरव्यू में उस स्लोएस्ट स्टेज को पहचान पाना एक बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग माना जाता है। इससे पता चलता है कि आप समझते हैं कि परफॉर्मेंस का मतलब हर चीज को तेज करना नहीं है, बल्कि सही चीज को तेज करना है। अगर आप किसी ऐसे स्टेज को ऑप्टिमाइज करते हैं जो बॉटलनेक नहीं है, तो आपने सिस्टम की कैपेसिटी में रत्ती भर भी सुधार नहीं किया है। आपने बस एक पहले से तेज पार्ट को और थोड़ा तेज कर दिया है।
किसी भी चीज को ठीक करने से पहले आपको ये पता लगाना होगा कि फ्रिक्शन असल में कहाँ छिपा है। आमतौर पर फ्रिक्शन 3 जगहों में से किसी एक में होता है: हार्डवेयर रिसोर्सेज, डेटा लेयर या कम्युनिकेशन पाथ। इसे ढूंढने का तरीका यह है कि आप लोड के दौरान सिस्टम की डीप मॉनिटरिंग और प्रोफाइलिंग करें। उदाहरण के लिए, अगर आपको हाई डिस्क वेट टाइम्स दिख रहा है लेकिन सीपीयू यूसेज कम है, तो आप समझ जाएंगे कि बॉटलनेक स्टोरेज आईओ में है, ना कि कंप्यूटेशन में। गलत डायग्नोसिस का नतीजा ये हो सकता है कि आप हफ्तों तक कोड को तेज बनाने के लिए रिफैक्टर करते रहें, जबकि असली समस्या सिर्फ एक धीमा नेटवर्क स्विच या मिसकॉन्फ़िगर किया हुआ डेटाबेस पूल था। जिस सिस्टम में फ्रिक्शन छिपा होता है, उसका फेलियर बिहेवियर अक्सर जिटर जैसा होता है, जहां परफॉर्मेंस कुछ समय के लिए तो ठीक रहती है और फिर अचानक बिना किसी साफ वजह के गिर जाती है। इंटरव्यू में आपको डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेसिंग जैसे टूल्स के इस्तेमाल के बारे में बात करनी चाहिए, ताकि आप रिक्वेस्ट को फॉलो कर सकें और देख सकें कि वो अपना समय असल में कहाँ बिता रही है। क्या वो किसी लॉक का इंतजार कर रही है या किसी पैकेट का? रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल को विजुअलाइज करके आप फ्रिक्शन को सटीक तरीके से पकड़ सकते हैं और उस सबसिस्टम के लिए जरूरी स्पेसिफिक फिक्स लागू कर सकते हैं। अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन को बस अंदाजे से चेक करने के मुकाबले ये टारगेटेड अप्रोच कहीं ज्यादा असरदार है। जब हम रिसोर्स बॉटलनेक्स की बात करते हैं, तो आमतौर पर हमारा सामना 5 स्पेसिफिक कंपोनेंट से होता है: सीपीयू साइकिल्स, मेमोरी लिमिट्स, स्टोरेज आईओ, डेटाबेस लॉकिंग और इंडेक्सिंग इश्यूज। मान लीजिए आप एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या कोई सोशल मीडिया फीड चला रहे हैं। अगर हैवी सीरियलाइजेशन की वजह से आपका सीपीयू 90% पर अटका हुआ है, तो और ज्यादा रैम डालने से आपकी लेटेंसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इसी तरह अगर आपके डेटाबेस में सही इंडेक्स नहीं है, तो एक सिंगल सर्च क्वेरी की वजह से लाखों रोज पर फुल टेबल स्कैन करना पड़ सकता है। इससे डेटाबेस लॉक हो जाता है, जिसका मतलब है कि बाकी हर इनकमिंग रिक्वेस्ट क्यू में लगने लगती है। ये एक क्लासिक फेलियर मोड है, जहां सिस्टम स्लो महसूस होता है, लेकिन असल में जो काम हो रहा होता है वो सिर्फ डिस्क हेड का घूमना या सीपीयू का डेटा के लिए वेट करना होता है। इंटरव्यू में आपको ये समझाना आना चाहिए कि ये हार्डवेयर कंस्ट्रेंट्स आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं। उदाहरण के लिए, हाई मेमोरी यूसेज की वजह से बार बार गार्बेज कलेक्शन ट्रिगर हो सकता है, जो फिर सीपीयू को स्पाइक कर देता है और आपके थ्रूपुट को खत्म कर देता है। इन 5 रिसोर्स पॉइंट्स में से असली कंस्ट्रेंट कौन सा है, इसे पहचानना ही उस फिक्स की तरफ पहला कदम है, जो वाकई में असर दिखाएगा और हैवी ट्रैफिक के दौरान सिस्टम को ठप होने से बचाएगा। ट्रांसमिशन बॉटलनेक्स का सारा फोकस इस बात पर होता है कि डेटा सर्विसेज के बीच कैसे मूव कर रहा है, और इसके पीछे 3 मेन वजहें होती हैं: बैकअप हुई क्यूज, नेटवर्क लेटेंसी और स्लो एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज। यहाँ जो मैकेनिज्म काम करता है वो एक चेन रिएक्शन की तरह है। मान लीजिए अगर कोई एक्सटर्नल पेमेंट एपीआई 200 मिलीसेकंड की जगह 2 सेकंड लेने लगे, तो आपके सिस्टम की हर रिक्वेस्ट में देरी होने लगेगी। इसका नतीजा ये होता है कि आपके इंटरनल थ्रेड्स ज्यादा देर तक ऑक्यूपाइड रहते हैं, जिससे धीरे धीरे आपका थ्रेड पूल खत्म हो जाता है और नए यूजर्स कनेक्ट तक नहीं कर पाते। इसे एक ऐसे हाईवे की तरह सोचिए जहां एक लेन बंद है। ट्रैफिक सिर्फ उस क्लोजर वाली जगह पर धीमा नहीं होता, बल्कि पीछे मीलों तक जाम लग जाता है। इसमें अक्सर डेथ स्पाइडर जैसा फेलियर बिहेवियर दिखता है, जहां बढ़ी हुई लेटेंसी की वजह से ज्यादा रिट्राइज होने लगते हैं, जो पहले से ही स्ट्रगल कर रहे नेटवर्क पर और लोड डाल देते हैं, और आखिर में पूरा स्टैक क्रैश हो जाता है। इंटरव्यू में आपको ये डिस्कस करना चाहिए कि सर्किट ब्रेकर्स जैसे पैटर्न्स का इस्तेमाल करके इसे कैसे कम किया जा सकता है। अगर कोई डिपेंडेंसी स्लो है, तो आप अपने सिस्टम को बचाने के लिए उसे टेम्पररी तौर पर कॉल करना बंद कर देते हैं। इन 3 ट्रांसमिशन फैक्टर्स को मैनेज करके आप ये पक्का करते हैं कि डिले और रिसोर्स एग्जॉशन के रिपल इफेक्ट की वजह से एक अकेला स्लो कंपोनेंट आपके पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर को न गिरा दे। अब जब हमें पता चल गया है कि प्रॉब्लम्स कहाँ छिपी होती हैं, तो उन्हें सॉल्व करने के लिए हमें एक ऑप्टिमाइजेशन टूल बॉक्स की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप और ज्यादा गियर या हार्डवेयर खरीदें, बल्कि ये उन टेक्निक्स में मास्टर बनने के बारे में है जिनसे आप अपने पास पहले से मौजूद रिसोर्सेज से पूरी एफिशिएंसी निकाल सकें। इसका मैकेनिज्म ये है कि हम देखते हैं कि टास्क कैसे एग्जीक्यूट हो रहे हैं और डेटा को कैसे मैनेज किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, 100 अलग अलग डेटाबेस कॉल्स करने की बजाय आप बैचिंग का इस्तेमाल करके उन सबको एक साथ भेज सकते हैं। इन टूल्स को सही तरीके से इस्तेमाल करने का नतीजा ये होता है कि बिना किसी एक्स्ट्रा हार्डवेयर कॉस्ट के आपके थ्रूपुट में एक बहुत बड़ा जंप आता है। हालांकि अगर कोई ऑप्टिमाइजेशन गलत तरीके से अप्लाई हो जाए, तो उसका फेलियर बिहेवियर काफी बारीक और पेचीदा हो सकता है। अगर आप एक अच्छी इनवैलिडेशन स्ट्रैटेजी के बिना एग्रेसिव कैशिंग इंप्लीमेंट कर देते हैं, तो यूजर्स को पुराना और गलत डेटा दिख सकता है, जो अक्सर एक स्लो सिस्टम से भी ज्यादा बुरा होता है। सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू में आपका गोल ये दिखाना है कि आपके पास ऐसी स्ट्रैटेजीज की एक पूरी लाइब्रेरी तैयार है। आप सिर्फ इसीलिए कैशिंग सजेस्ट नहीं करते क्योंकि वो सुनने में अच्छा लगता है, आप इसे इसीलिए सजेस्ट करते हैं क्योंकि आपने पहचान लिया है कि डेटाबेस रीड वॉल्यूम ही असली बॉटलनेक है। ये स्लाइड उन स्पेसिफिक एग्जीक्यूशन और डेटा एफिशिएंसी टेक्निक्स के लिए स्टेज सेट करती है, जिनमें हम अब गहराई से उतरने वाले हैं। एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी में मास्टर बनने के लिए हम 3 मेन अप्रोचेस पर फोकस करते हैं: पैरेललिज्म, एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग और बैचिंग।
पैरेललिज्म का मतलब है मल्टीपल कोर्स का इस्तेमाल करके एक साथ कई काम करना, जैसे कि एक ही समय पर 10 अलग-अलग इमेजेस को प्रोसेस करना। एसिंक्रोनस प्रोसेसिंग इससे अलग है। इसका मतलब है फालतू वेट ना करना। जब कोई रिक्वेस्ट डेटाबेस के पास जाती है, तो थ्रेड को खाली नहीं बैठना चाहिए, उसे जाकर दूसरे यूजर को हैंडल करना चाहिए जब तक डेटाबेस अपना काम पूरा कर रहा है। फिर आती है बैचिंग, जो बार-बार होने वाले कम्युनिकेशन के ओवरहेड को कम करती है। इमेजिन करिए कि आप एक वेटर हैं। एक टेबल पर एक ड्रिंक ले जाने और फिर वापस आने के बजाय आप पूरी ट्रे एक साथ ले जाते हैं। इन पैटर्न्स को इग्नोर करने का नतीजा ये होता है कि सिस्टम अपना ज्यादातर समय कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग या आईओ के इंतजार में बिता देता है, जिससे थ्रूपुट पूरी तरह खत्म हो जाता है। अगर आप पैरेललिज्म को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो रिसोर्स कंटेंशन जैसी दिक्कतें आती हैं, जहां थ्रेड्स एक ही सीपीयू कैश के लिए आपस में लड़ते हैं और इससे काम असल में धीमा हो जाता है। इंटरव्यू में ये समझाएं कि आप आईओ बाउंड टास्क के लिए एसिंक चुनते हैं और सीपीयू बाउंड टास्क के लिए पैरेललिज्म। ये दिखाता है कि आपको एग्जीक्यूशन फ्लो मैनेज करने की गहरी समझ है, ताकि सिस्टम बिना किसी खुद के बनाए बॉटलनेक में फंसे जितनी जल्दी हो सके उतनी तेजी से चलता रहे। डेटा एफिशिएंसी एक और बहुत बड़ा लीवर है और ये 3 मेन स्ट्रैटेजीज पर टिकी है: कैशिंग, कनेक्शन पूलिंग और एफिशिएंट एल्गोरिदम। कैशिंग की मदद से आप बार-बार आने वाली रिक्वेस्ट्स को सीधे मेमोरी से सर्व कर सकते हैं, जिससे आपको स्लो डिस्क या डेटाबेस तक नहीं जाना पड़ता। उदाहरण के लिए, अगर लाखों लोग वर्ल्ड कप का स्कोर चेक कर रहे हैं, तो आप उस रिजल्ट को 30 सेकंड के लिए कैश कर लेते हैं। कनेक्शन पूलिंग एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें डेटाबेस लिंक्स का एक सेट खुला रखा जाता है, ताकि आपको हर एक क्वेरी के लिए नया लिंक बनाने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। अगर आप पूलिंग इस्तेमाल नहीं करते, तो इसका नतीजा ये होता है कि लेटेंसी में भारी उछाल आता है, क्योंकि डेटाबेस डेटा वापस भेजने से ज्यादा समय हैंडशेकिंग में ही बर्बाद कर देता है। आखिर में एफिशिएंट एल्गोरिदम का इस्तेमाल यह पक्का करता है कि हर रिक्वेस्ट की रॉ कंप्यूटेशनल कॉस्ट कम से कम रहे। खराब डेटा एफिशिएंसी का एक बड़ा फेलियर कैश स्टैम्पीड होता है, जहां कैश एक्सपायर होते ही हजारों रिक्वेस्ट एक साथ डेटाबेस पर हमला बोल देती हैं और उसे ऑफलाइन कर देती हैं। इंटरव्यू में इस बात पर जोर दें कि आप इन टीयर्स को कैसे मैनेज करेंगे। कनेक्शंस को रीयूज करना और मेमोरी से डेटा सर्व करना वो लो हैंगिंग फ्रूट है, जो बिजनेस लॉजिक की एक लाइन बदले बिना भी आपके थ्रूपुट को 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। जब आप स्केलिंग की दीवार से टकराते हैं, तो आपके सामने फैसलों के 4 हाई लेवल क्वाड्रेंट्स होते हैं: कोड को फिक्स करना, स्ट्रक्चर बदलना, फाउंडेशन को एक्सपैंड करना या फिर प्रोडक्ट के बारे में दोबारा सोचना। यहाँ असली मैकेनिज्म ट्रेड ऑफ एनालिसिस का है। कोड फिक्स करना अक्सर सबसे सस्ता पड़ता है, लेकिन इसकी अपनी लिमिट्स होती हैं। स्ट्रक्चर बदलना, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर पर मूव करना, इम्पैक्ट तो बहुत डालता है, लेकिन ये काफी हाई रिस्क और महंगा भी होता है। गलत फैसला लेने का नतीजा इंजीनियरिंग डेप्थ होता है, जहां आप महीनों एक रीराइट पर खर्च कर देते हैं, जो असल में स्केलेबिलिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं करता। एक सिनेरियो इमेजिन कीजिए जहां प्रोडक्ट को हर यूजर के लिए रियल टाइम अपडेट्स चाहिए। हो सकता है कि वहां सबसे अच्छा स्केलिंग डिसीजन उस रिक्वायरमेंट को बदलकर हर 5 सेकंड कर देना हो। यहाँ एक खराब फैसले का फेलियर बिहेवियर अक्सर एक ऐसा प्रोजेक्ट होता है जो कभी लॉन्च ही नहीं हो पाता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था। इंटरव्यू में आप ये दिखाना चाहते हैं कि आप सिर्फ एक कोडर नहीं, बल्कि एक डिसीजन मेकर हैं। आप इंजीनियरिंग टाइम की कॉस्ट बनाम क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट को इवैल्यूएट करते हैं। कभी कभी एक बड़ा सर्वर खरीदना ही शॉर्ट टर्म के लिए सही कदम होता है, ताकि डेवलपर्स का कीमती समय बचाया जा सके और बाद में एक ज्यादा मीनिंगफुल आर्किटेक्चरल शिफ्ट किया जा सके। इस लॉजिक को समझाने की एबिलिटी ही सीनियर इंजीनियर्स को जूनियर से अलग बनाती है। सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन के बीच चुनाव करना एक क्लासिक डिबेट है। सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमाइज करने का मतलब है कोड को रिफैक्टर करना, ताकि वो ज्यादा एफिशिएंट बन सके। इससे लॉन्ग रन में पैसे तो बचते हैं, लेकिन इसमें टाइम काफी ज्यादा लगता है। दूसरी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, जैसे किसी बड़े इंस्टेंस के साथ वर्टिकली स्केल करना या ज्यादा नोड्स के साथ हॉरिजॉन्टली स्केल करना, इंप्लीमेंट करने में तो फास्ट है, लेकिन ये आपके मंथली क्लाउड बिल को हमेशा के लिए बढ़ा देता है। इन दोनों के बीच फैसला लेने का तरीका आमतौर पर एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है। अगर एक डेवलपर की कॉस्ट महीने की $15,000 है और वो सर्वर कॉस्ट में आपके $10,000 बचा सकता है, तो हिसाब बिल्कुल साफ है। हमेशा हार्डवेयर चुनने का नतीजा ये होता है कि आप आखिरकार एक हार्ड सीलिंग पर पहुंच जाते हैं, जहां उससे बड़ा सर्वर मार्केट में मौजूद ही नहीं होता। दूसरी तरफ बहुत जल्दी कोड को ओवर ऑप्टिमाइज करने का नुकसान प्रीमेच्योर ऑप्टिमाइजेशन है, जहां आप उस फंक्शन को तेज करने में हफ्तों बर्बाद कर देते हैं जो दिन में सिर्फ एक बार चलता है। इंटरव्यू में इस बात पर जोर दें कि आप शुरुआत हमेशा मेजरमेंट से करते हैं। अगर कोड वाकई इनएफिशिएंट है, तो उसे रीफैक्टर करें। अगर कोड ठीक है, लेकिन ट्रैफिक का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को स्केल करें। ये बैलेंस्ड नजरिया दिखाता है कि आप स्केलिंग के टेक्निकल और बिजनेस दोनों पहलुओं को अच्छी तरह समझते हैं। कभी कभी छोटे मोटे बदलावों से काम नहीं चलता और आपको पूरा आर्किटेक्चर ही फिर से डिजाइन करना पड़ता है। इसका मतलब आमतौर पर एक मोनोलिथ से माइक्रो सर्विसेज या इवेंट ड्रिवन पैटर्न पर मूव करना होता है। यहाँ मेन मैकेनिज्म डीकपलिंग है। एक बड़े सिस्टम को छोटे टुकड़ों में तोड़कर आप उन हिस्सों को स्केल कर सकते हैं जो असल में बिजी हैं। उदाहरण के लिए, एक ई कॉमर्स ऐप में सर्च सर्विस को 50 नोड्स की जरूरत हो सकती है, जबकि चेकआउट सर्विस का काम सिर्फ 2 नोड्स में चल सकता है। बहुत लंबे समय तक मोनोलिथ में बने रहने का नतीजा ये होता है कि पूरा ऐप स्लो हो जाता है, क्योंकि एक छोटा सा फीचर सारे रिसोर्सेज खा रहा होता है।
हालांकि माइक्रो सर्विसेज की फेलियर बिहेवियर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी है, जहां अब आपको उन सर्विसेज के बीच नेटवर्क फेलियर से निपटना पड़ता है जो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। इंटरव्यू में आप ये समझाएंगे कि आप सिर्फ मजे के लिए माइक्रो सर्विसेज पर जंप नहीं करते। आप ऐसा तब करते हैं जब टीम का साइज या स्पेसिफिक कंपोनेंट्स की स्केलिंग रिक्वायरमेंट्स मोनोलिथ को मैनेज करना मुश्किल बना देती हैं। आपको इसके ट्रेड ऑफ्स पर चर्चा करने के लिए तैयार रहना होगा, जैसे नेटवर्क कॉल्स की बढ़ी हुई लेटेंसी बनाम इंडिपेंडेंट स्केलिंग का फायदा। ये एक हाई लेवल आर्किटेक्चरल मूव है जिसके लिए आपके द्वारा देखे गए बॉटलनेक्स के आधार पर एक बहुत ही क्लियर जस्टिफिकेशन की जरूरत होती है। स्केलिंग से जुड़ी दिक्कतों से हमेशा एक कदम आगे रहने के लिए आपको एक परफॉर्मेंस माइंडसेट की जरूरत है जो एक रिपीटेबल 4 स्टेप वाले साइकिल पर टिका हो। पहले करंट स्टेट को मेजर करें, फिर बॉटलनेक को आइडेंटिफाई करें, उस स्पेसिफिक हिस्से को ऑप्टिमाइज करें और आखिर में रिजल्ट्स को वैलिडेट करें। इस साइकिल का मैकेनिज्म ये पक्का करता है कि आप सिर्फ अंदाजा नहीं लगा रहे कि सिस्टम स्लो क्यों है। उदाहरण के लिए आप प्रोमीथियस जैसा टूल इस्तेमाल करके देख सकते हैं कि आपकी रिक्वेस्ट क्यू की लेंथ बढ़ रही है। अगर आप वैलिडेट वाला स्टेप छोड़ देते हैं तो इसका नतीजा ये होगा कि आपको लगेगा आपने प्रॉब्लम फिक्स कर दी है, लेकिन असल में आपने बॉटलनेक को बस कहीं और शिफ्ट कर दिया होगा। इसे समझने का एक आसान तरीका पाइप के लीक को ठीक करना है। अगर आप एक छेद बंद करते हैं तो हो सकता है प्रेशर की वजह से पाइप आगे जाकर कहीं और से फट जाए। जिस टीम में ये माइंडसेट नहीं होता उनका काम करने का तरीका केओस इंजीनियरिंग जैसा हो जाता है, पर गलत सेंस में, जहां वे बिना ये जाने कि क्या काम कर रहा है बस चीजें बदलते रहते हैं। इंटरव्यू में इसे एक इटरेटिव प्रोसेस की तरह समझाएं। आप ऑप्टिमाइज करते हैं और फिर तुरंत रीमेजर करते हैं। अगर थ्रूपुट नहीं बढ़ा तो आप रिवर्ट करते हैं और दोबारा कोशिश करते हैं। ये डिसिप्लिन वाला अप्रोच आपको कोड बेस को उन फालतू ऑप्टिमाइजेशन से भरने से रोकता है जिनका एंड यूजर को कोई असल या मेजरेबल फायदा नहीं मिलता। रियल वर्ल्ड में हम हर चीज एकदम स्क्रैच से नहीं बनाते। इन स्ट्रैटेजीज को लागू करने के लिए हम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। इन टूल्स का मैकेनिज्म ऐसा होता है कि ये कंकरेंसी, कैशिंग और डिस्ट्रीब्यूशन जैसे भारी काम खुद संभाल लेते हैं ताकि आप अपना पूरा फोकस बिजनेस लॉजिक पर रख सके। सही स्टैक चुनने का कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि आप एक ऐसा सिस्टम बना पाते हैं जो काफी सिंपल कोड के साथ लाखों रिक्वेस्ट्स हैंडल कर सके। एग्जाम्पल के लिए, अपना खुद का ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूटर लिखने की कोशिश करने से कहीं ज्यादा एफिशिएंट ये है कि आप NGINX जैसा कोई प्रूवन लोड बैलेंसर इस्तेमाल करें। हालांकि गलत टूल से चुनने का फेलियर बिहेवियर, वेंडर लॉक इन या ऐसी ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है जिसे आपकी टीम संभाल ही ना पाए। अगर आप किसी सिंपल काम के लिए काफका जैसा कॉम्प्लेक्स टूल चुन लेते हैं तो हो सकता है कि आप एक्चुअल एप्लीकेशन से ज्यादा टाइम उस टूल को मैनेज करने में ही बिता दें। इंटरव्यू में आपको स्पेसिफिक टूल्स का जिक्र करना चाहिए और यह भी बताना चाहिए कि वे उस प्रॉब्लम के लिए क्यों फिट बैठते हैं। सिर्फ नाम मत गिनाइए, समझाइए कि आप लो लेटेंसी कैशिंग के लिए रेडिस का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इसमें इन मेमोरी डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, या ऑर्केस्ट्रेशन के लिए क्यूबरनेटिस चुनेंगे क्योंकि इसमें ऑटो स्केलिंग की कैपेबिलिटीज होती हैं। इससे ये पता चलता है कि आप उन कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को समझते हैं जिन पर हम इस पूरी सीरीज में चर्चा करते आ रहे हैं। जब बात मैसेजिंग और मेमोरी की आती है तो 3 ऐसे बड़े नाम हैं जो आपको लगभग हर हाई स्केल सिस्टम में देखने को मिलेंगे: रेडिस, काफका और RabbitMQ। रेडिस हाई स्पीड कैशिंग का जरिया है। ये रैम में रहता है, इसलिए यूजर सेशंस या लीडर बोर्ड जैसी चीजों के लिए ये अविश्वसनीय रूप से तेज है। काफका और RabbitMQ का इस्तेमाल डीकपलिंग और एसिंक्रोनस मैसेज थ्रूपुट को संभालने के लिए किया जाता है। इन्हें इस्तेमाल करने का फायदा यह है कि आपके फ्रंट एंड को स्लो बैक एंड प्रोसेस के खत्म होने का इंतजार नहीं करना पड़ता। कल्पना कीजिए कि कोई यूजर वीडियो अपलोड कर रहा है, आप उन्हें तुरंत सक्सेस मैसेज दे देते हैं और फिर बैकग्राउंड में वीडियो प्रोसेस करने के लिए काफका का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये टूल्स डाउन हो जाते हैं तो इसका नतीजा अक्सर पूरे सिस्टम का ठप होना होता है, क्योंकि ये डेटा फ्लो के केंद्र में होते हैं। अगर रेडिस आपके सेशंस के लिए सोर्स ऑफ ट्रूथ है और वो क्रैश हो जाता है तो हर कोई लॉग आउट हो जाएगा। इंटरव्यू में इनके बीच का अंतर बताना ना भूलें। रेडिस स्टेट और स्पीड के लिए है, जबकि काफका हाई वॉल्यूम डेटा स्ट्रीम्स और परसिस्टेंस के लिए है। किसी खास बॉटलनेक के लिए सही टूल चुनना, जैसे कि स्लो राइट्स को मेन रिक्वेस्ट पाथ से बाहर निकालना, एक बहुत ही जरूरी आर्किटेक्चरल स्किल है। कंट्रोल और ऑपरेशंस के लिए हम 3 जरूरी कंपोनेंट्स पर भरोसा करते हैं: क्यूबरनेटिस, एनजीएनएक्स और थ्रेड पूल्स। क्यूबरनेटिस आपके इंस्टेंसेस को ऑर्केस्ट्रेट करने का काम करता है, यानी जब ट्रैफिक बढ़ता है तो ये ऑटोमेटिकली नए कंटेनर्स खड़ा कर देता है ताकि आपको ये सब मैन्युअली ना करना पड़े। एनजीएनएक्स एक हाई परफॉर्मेंस लोड बैलेंसर और रिवर्स प्रॉक्सी की तरह काम करता है, जो एकदम एज पर रहकर हजारों एसएसएल हैंडशेक्स को बड़ी एफिशिएंसी से हैंडल करता है। फिर आपकी एप्लीकेशन के अंदर थ्रेड पूल्स होते हैं, जैसे कि जावा या गो में, जो लोकल कॉन्करेंसी को मैनेज करते हैं। अच्छी तरह से ट्यून किए गए थ्रेड पूल्स का फायदा ये है कि जब अचानक रिक्वेस्ट्स की बाढ़ आती है तो आपका सर्वर क्रैश नहीं होता, वो बस उन्हें क्यू में लगा देता है। अगर ऑपरेशन सही से कॉन्फ़िगर ना हो तो अक्सर रिसोर्स स्टारवेशन जैसी दिक्कतें आती हैं। अगर एनजीएनएक्स को काफ़ी सारी ओपन फाइल्स हैंडल करने के लिए ट्यून नहीं किया गया है, या आपका थ्रेड पूल बहुत छोटा है, तो आपके हाई एंड सर्वर्स ट्रैफिक रिजेक्ट करना शुरू कर देंगे, भले ही उनके पास काफ़ी सीपीयू बचा हो। इंटरव्यू में ये समझाएं कि ये तीनों लेयर्स एक साथ कैसे काम करती हैं। क्यूबरनेटिस नोड्स को स्केल करता है, एनजीएनएक्स लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है और थ्रेड पूल्स एग्जीक्यूशन को मैनेज करते हैं। इन तीनों को सही तरीके से सेट करना ही वो तरीका है जिससे आप सिस्टम को बिना बिगाड़े असली सिस्टम वाइड थ्रूपुट हासिल कर सकते हैं।
बेहतरीन इंजीनियर्स भी कभी कभी ऐसे जाल में फंस जाते हैं जहां सिस्टम्स बहुत ही अजीब और अनअपेक्षित तरीकों से ब्रेक हो जाते हैं। फेलियर की असली वजह अक्सर विजिबिलिटी की कमी होती है या फिर इस बात की गलतफहमी कि बड़े स्केल पर अलग अलग कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। उदाहरण के लिए हो सकता है कि आप किसी सर्विस को इतना ऑप्टिमाइज कर दें कि वो बिजली की तरह तेज हो जाए, लेकिन वही स्पीड आपके डाउनस्ट्रीम डेटाबेस को पूरी तरह ओवरवेल्म कर दे क्योंकि वो इतने बढ़े हुए लोड के लिए तैयार ही नहीं था। इसका नतीजा एक तरह का सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक होता है। एक और कॉमन ट्रैप है टेल लेटेंसी को इग्नोर करना। अगर आपकी 99% रिक्वेस्ट तेज है लेकिन 1% को 10 सेकंड लग रहे हैं तो वो स्लो रिक्वेस्ट धीरे धीरे रिसोर्सेज को ब्लॉक करके आपके पूरे सिस्टम को चोक कर सकती हैं। यहाँ फेलियर का तरीका एक स्लो हैंग जैसा होता है, जहां सिस्टम ऊपर से तो ठीक लगता है लेकिन यूजर्स को बहुत ज्यादा डिले का सामना करना पड़ता है। इंटरव्यू में इन एज केसेस के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। ये बताना कि आप टाइम आउट्स और रिट्राइज का इस्तेमाल कैसे करेंगे ताकि एक फेल होता कंपोनेंट बाकी पूरे स्टैक को नीचे ना ले जाए। ये दिखाता है कि आपने ग्रेसफुल डिग्रेडेशन के बारे में सोचा है। आप इंटरव्यूअर को यह दिखाना चाहते हैं कि आप सिर्फ हैप्पी पाथ के लिए डिजाइन नहीं कर रहे बल्कि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट की मुश्किल सच्चाइयों के लिए भी तैयार हैं। इंजीनियरिंग में दो सबसे बड़े ट्रैप्स हैं, प्री मैच्योर स्केलिंग और ब्लाइंड ऑप्टिमाइजेशन। प्री मैच्योर स्केलिंग का मतलब है कि आपके पास अभी सिर्फ 1000 यूजर्स हैं लेकिन आप सिस्टम 1 अरब यूजर्स के हिसाब से बना रहे हैं। इसका नतीजा ये होता है कि आप एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम खड़ा कर देते हैं जिसे मेंटेन करना नामुमकिन हो जाता है और चलाने में भी बहुत खर्चा आता है, जबकि असल में इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा होता। ब्लाइंड ऑप्टिमाइजेशन तो इससे भी ज्यादा कॉमन है। ये बिना मापे कोड को तेज बनाने की कोशिश है कि क्या वो कोड वाकई में कोई बॉटलनेक था भी या नहीं। सोचिए, आपने एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम को ऑप्टिमाइज करने में 2 हफ्ते लगा दिए जबकि वो टोटल रिक्वेस्ट टाइम का सिर्फ 0.1% हिस्सा था। इसका नुकसान यह है कि इंजीनियरिंग साइकिल्स बर्बाद होते हैं और सिस्टम कागज पर तो फास्टर दिखता है लेकिन हकीकत में उसकी स्पीड वैसी की वैसी ही रहती है। इंटरव्यू में आप सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल ये दे सकते हैं जब आप कहें मैं पहले मेजर करूंगा। समझाइए कि कोड की एक लाइन भी बदलने से पहले आप हॉट पाथ को पहचानने के लिए प्रोफाइलर का इस्तेमाल करेंगे। यह मेजरमेंट फर्स्ट अप्रोच एक वाकई एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर की पहचान है जो अपने समय और कंपनी के रिसोर्सेज की कद्र करता है। यह सिर्फ अंदाजा लगाने के बजाय अपनी फिक्स के साथ सर्जिकल होने के बारे में है कि फ्रिक्शन असल में कहाँ है। सेशन खत्म करने से पहले आइए उन 5 जरूरी सवालों पर नजर डालते हैं जो अक्सर सीनियर लेवल इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। पहला सवाल, सर्वर्स को डबल करने से थ्रूपुट डबल क्यों नहीं हुआ? ये सवाल एमडाल्स लॉ और सिंक्रोनाइजेशन ओवरहेड के बारे में आपकी नॉलेज को टेस्ट करता है। दूसरा, आपको सबसे पहले किस बॉटलनेक को ऑप्टिमाइज करना चाहिए? इसका जवाब हमेशा वही होता है जो उस वक्त सिस्टम की टोटल कैपेसिटी को रोक रहा हो। तीसरा, बैचिंग परफॉर्मेंस को कब नुकसान पहुंचाती है? ऐसा तब होता है जब बैच का साइज बहुत बड़ा हो जाए, जिसकी वजह से बैच के सबसे पहले आइटम के लिए लेटेंसी बहुत बढ़ जाती है। चौथा, क्यूज थ्रूपुट को कैसे बेहतर बनाते हैं? वे ट्रैफिक स्पाइक्स को संभालने के लिए एक बफर की तरह काम करते हैं, जिससे सिस्टम एक स्टेडी और सस्टेनेबल रेट पर काम प्रोसेस कर पाता है। और आखिरी सवाल, क्या आप नया हार्डवेयर खरीदने से पहले सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमाइज करेंगे? ये इंजीनियरिंग कॉस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट के बीच के ट्रेड ऑफ का सवाल है। इन सिनारियोज पर खुलकर बात कर पाना ये दिखाता है कि आपका सिस्टम डिजाइन को लेकर एक होलिस्टिक नजरिया है। आप सिर्फ कोड को नहीं देख रहे हैं, आप डेटा के फ्लो, रिसोर्सेज की कॉस्ट और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की उस असलियत को समझ रहे हैं कि लिमिट्स पुश होने पर वे कैसे फेल होते हैं। ये सवाल उन सभी मैकेनिज्म्स, कॉन्सिक्वेंसेज और फेलियर मोड्स को कवर करते हैं जिनके बारे में हमने इस पूरे मॉड्यूल में चर्चा की है। तो हमने विस्तार से समझा कि स्केलिंग की प्रॉब्लम को सिर्फ ज्यादा हार्डवेयर लगाकर सॉल्व करना अक्सर फेल क्यों हो जाता है। इसकी वजह यह है कि आपके सिस्टम का थ्रूपुट उतना ही रहेगा जितना उसका सबसे धीमा कंपोनेंट है, फिर चाहे आप कितनी भी रैम क्यों ना बढ़ा लें। इसे ठीक करने के लिए हमने बॉटलनेक्स को 3 मेन कैटेगरीज में बांटा: हार्डवेयर लिमिट्स जैसे सीपीयू और रैम, डेटा लेयर के इश्यूज जैसे डेटाबेस लॉकिंग, और ट्रांसमिशन की रुकावटें जैसे नेटवर्क लेटेंसी या बैकअप क्यूज। अब आपके पास एक टूल बॉक्स है जिसमें पैरेललिज्म, बैचिंग और एसिंग प्रोसेसिंग शामिल हैं ताकि आप इन रुकावटों को दूर कर सकें। उदाहरण के लिए, अगर आपका डेटाबेस हजारों छोटे राइट्स की वजह से चोक हो रहा है तो उन अपडेट्स को एक बड़े ऑपरेशन में बैच करने से आईओ ओवरहेड काफी कम हो सकता है। किसी भी इंटरव्यू में आपको यह दिखाना होगा कि आप और सर्वर मांगने से पहले रूट कॉज को पहचान सकते हैं। सबसे स्मार्ट इंजीनियर्स सिर्फ स्केल आउट नहीं करते, वे सबसे पहले फालतू के काम को खत्म करते हैं। तो ये था थ्रूपुट पर हमारा डिस्कशन। सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू में सिर्फ और सर्वर ऐड करने का सुझाव मत दीजिए। आपको यह दिखाना होगा कि आप उन 7 की बॉटलनेक्स में से सही प्रॉब्लम को पहचान सकते हैं, चाहे वो सीपीयू हो, मेमोरी, स्टोरेज, डेटाबेस, क्यूज, नेटवर्क या फिर एक्सटर्नल एपीआईज। इंटरव्यूअर ये देखना चाहते हैं कि आप अपने चॉइसेस को जस्टिफाई कर सके, जैसे कि डीकपलिंग के लिए काफका का इस्तेमाल करना या लोड बैलेंसिंग के लिए एनजीआईएनएक्स का। और ये सब इस पर बेस्ड होना चाहिए कि सिस्टम असल में कहाँ ब्रेक हो रहा है। देखिए, अगर आप उस स्टेज को ऑप्टिमाइज करते हैं जो बॉटलनेक है ही नहीं, तो आपको कोई फायदा नहीं दिखेगा। अब कमेंट्स के लिए आपके पास एक चैलेंज है। जब आप अग्रेसिव बैचिंग का इस्तेमाल करके थ्रूपुट को लिमिट तक पुश करते हैं तो इंडिविजुअल रिक्वेस्ट लेटेंसी पर इसका क्या असर पड़ता है? आपके थॉट्स का इंतजार रहेगा। कीप बिल्डिंग।